गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और इसमें हम बात करेंगे हमारी सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर की। और सेकंड बुक है हमारी समकालीन विश्व राजनीति। और इस बुक के अंदर विश्व की राजनीति के बारे में बताया गया है, जबकि हमारी फर्स्ट बुक थी वो भारत की राजनीति से संबंधित थी। विश्व की राजनीति में हमारा फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, यानी कि ऐसा समय जब शीत युद्ध विश्व में चला, एरा ऑफ कोल्ड वार। अब कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध, ऐसा युद्ध जो प्रॉपर युद्ध ना हो करके, युद्ध यानी कि जो हथियारों से लड़ा जाए, शीत युद्ध जो विचारों से लड़ा जाए। और ये विचार जो अलग अलग विचार थे, एक था विश्व शक्ति अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। इन दोनों की विचारधारा अलग अलग थी और इन्हीं के विचारों के आधार पर ये युद्ध लड़ा गया, जो सही युद्ध ना हो करके शीत युद्ध जिसको कहा गया। और इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में जानेंगे कि क्या क्या हालात थे, क्या परिस्थितियां थी और इन दोनों के विचार किस प्रकार से अलग थे और क्या कुछ घटना इस में घटी, इस चैप्टर में हम बात करेंगे। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये कुछ हमारे बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का समय क्या रहा। शीत युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद शुरू हुआ था। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ और सेकंड वर्ल्ड वार कब हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार हम जानते हैं 1914 से लेकर के 1918 तक लड़ा गया था। तो पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। जबकि सेकंड वर्ल्ड वार की बात करें तो दूसरा विश्व युद्ध ये 1945 तक लड़ा गया, 1939 में शुरू होकर के। तो ये इसका टाइम पीरियड रहा था 1939 टू 1945। दूसरा विश्व युद्ध जैसे ही खत्म हुआ और खत्म होने से पहले पहली बार विश्व में ऐसा हुआ था कि जो हथियारों से युद्ध लड़ा जा रहा था वो सिंपल हथियार थे। परमाणु हथियारों का प्रयोग अब तक नहीं हुआ था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के एंड में परमाणु बम का प्रयोग किया गया। और ये परमाणु बम किसने और कहाँ पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन ये है कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया। अमेरिका ने पहली बार बम गिराया, परमाणु बम, जापान पर। और जापान के शहर हिरोशिमा पर यह पहला परमाणु बम था जो गिराया गया था। और इस बम को एक स्पेशल नाम दिया गया था और ये नाम दिया गया था लिटिल बॉय का, एक छोटा लड़का, लिटिल बॉय नाम दिया गया इस बम को। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले परमाणु बम का क्या नाम था, लिटिल बॉय। सेकंड परमाणु बम फिर जापान के ही दूसरे शहर पर गिराया गया। उसके ठीक 3 दिन बाद, पहले परमाणु बम के ठीक 3 दिन बाद, यानी कि 9 अगस्त को यह बम गिराया गया जापान के शहर नागासाकी पर। तो हमें ये दो याद रखने हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। और इस बम को भी एक स्पेशल नाम दिया गया और इसका नाम रखा गया फैट मैन। पहले बम का नाम लिटिल बॉय और दूसरे का फैट मैन। अब जो ये दूसरा विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था, इस युद्ध में किसकी जीत हुई, ये क्वेश्चन है। देखिएगा, दूसरा विश्व युद्ध जो लड़ा गया था ये धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया था। अगर हम बात करें धुरी राष्ट्रों की, धुरी राष्ट्रों के जो नेता थे वो थे जर्मनी, जापान, इटली। ये देश नेतृत्व कर रहे थे धुरी राष्ट्रों का, जो एक देशों का ग्रुप था। दूसरा जो ग्रुप था वो था मित्र राष्ट्रों का। और मित्र राष्ट्रों में शामिल थे अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन। ये मित्र राष्ट्रों में शामिल थे। तो इन दो गुटों में शुरू हुआ था युद्ध, धुरी राष्ट्रों में और मित्र राष्ट्रों में। और जीत की यहाँ पर बात की गई तो जीत हुई थी मित्र राष्ट्रों की, क्योंकि शक्तिशाली, आपको पता है कि अमेरिका और रूस शक्तिशाली देश थे। तो अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन, ये जिसका नेतृत्व कर रहे थे, इसकी जीत हुई थी, यानी कि मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद जो अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के सहयोगी थे इस युद्ध में, ये एक दूसरे के दुश्मन बन के उभर के आए। तो एक तो अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ, ये
दो महाशक्तियाँ, और इन्हीं दो महाशक्तियों ने अपने गुट बनाए। बहुत सारे देश इसके साथ शामिल हो गए और कुछ देश इसके साथ शामिल हो गए। तो इस तरीके से इन दो गुटों के बीच का जो समय है, जो युद्ध है, यही कहलाता है शीत युद्ध। और इन्हीं से संबंधित हमारे क्वेश्चन आगे शुरू हो जाते हैं कि शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ था। तो जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद शीत युद्ध का आरंभ हो गया था। अब बात करते हैं कि शीत युद्ध किससे संबंधित है। सैनिक प्रतिस्पर्धा, दोनों ही महाशक्तियों में अपनी सेना को बढ़ाने की होड़ लगी हुई थी, तो सैनिक प्रतिस्पर्धा इससे संबंधित है। राजनीतिक अविश्वास, दोनों ही एक दूसरे पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते थे, दोनों के विचारों में द्वेष था, ईर्ष्या थी। ये तीनों ही बातें सही हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कि शीत युद्ध इन तीनों से ही संबंधित है। बात करते हैं कि शीत युद्ध का समय क्या रहा। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, इसी के बाद दो महाशक्तियां के बीच में शीत युद्ध शुरू हो गया। और शीत युद्ध शुरू हुआ, इसके बाद दूसरी महाशक्ति जब तक रही, यानी कि सोवियत संघ का विभाजन हुआ था 1991 में, जब तक इसका विभाजन नहीं हुआ तब तक इन दोनों के बीच में शीत युद्ध जारी रहा। तो अगर टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो इस कंसेप्ट को हम बहुत आराम से समझ गए होंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ, वहीं से शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी, और जब सोवियत संघ का विभाजन हुआ तब तक ये शीत युद्ध चलता रहा। तो हम ये कहेंगे 1945 से लेकर के 1991 तक शीत युद्ध चला। अब देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या है। 1945 to 80 नहीं, इसके बाद भी चला है, यहाँ इसके बाद भी शीत युद्ध चला, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन इसको देखा जाए तो ये तो 1945 में ही शुरू हो गया था शीत युद्ध। तो हम इस ऑप्शन के साथ जाएंगे कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर भी अगर हमें सन दे रखा होता कि बताइएगा कब से कब तक चला, और मान लीजिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर होता, तो फिर हम इस ऑप्शन के साथ जाते, क्योंकि सबसे नज़दीकी वाला ऑप्शन फिर हम सही मानेंगे। तो हमें बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रखना है कि शीत युद्ध 1945 टू 1991 तक रहा, फिर हमारे ऑप्शन में चाहे कैसे भी ईयर दे रखे हों। नेक्स्ट है कि शीत युद्ध का परिणाम क्या हुआ। शीत युद्ध का परिणाम ये हुआ कि पूरा विश्व दो ध्रुवों में बट गया था। ये बात सही है कि शीत युद्ध के परिणाम के रूप में दो महाशक्तियां जो थी ये उभर कर आई थी, और इन्हीं के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं कि शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। बर्लिन की नाकेबंदी, बर्लिन जर्मनी का एक शहर है, बर्लिन की नाकेबंदी कर दी गई थी। जर्मनी का विभाजन कर दिया गया था, जर्मनी को दो भागों में बांटा गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। जो बर्लिन की दीवार बनाई गई थी पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में, और दोनों महाशक्तियों के विचारों में भी मतभेद था। तीनों ही बातें सही हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्शल योजना का संबंध किससे है। देखिएगा, मार्शल योजना पश्चिमी यूरोप को आर्थिक सहायता देने के लिए अमेरिका ने शुरू की थी। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। पूर्वी यूरोप को आर्थिक सहायता, पूर्वी यूरोप को नहीं, अभी हमने बात की थी कि पश्चिमी यूरोप को देने के लिए शुरू की गई थी। तो पश्चिमी यूरोप को आर्थिक सहायता, हाँ ये वाला ऑप्शन हमारा सही है कि पश्चिमी यूरोप को आर्थिक सहायता देने के लिए योजना बनाई गई थी, और इसी का नाम रखा गया था मार्शल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना कब हुई थी। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म लेंगे तो हम NATO, नाटो इसको कहा जाएगा। तो कई बार तो ये शॉर्ट फॉर्म से ही फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि नाटो की फुल फॉर्म क्या है। दूसरा, ये नाटो जो था ये अमेरिका का एक सैनिक संगठन था कि दूसरे देशों के साथ सैनिक संधियां करने के लिए अमेरिका ने अपना एक संगठन बनाया था कि कुछ देशों को शामिल करके हम आपस में एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो इस तरह का जो संगठन बनाया गया था नॉर्थ अटलांटिक देशों का, इसको नाम दिया गया फिर नाटो का। इसकी स्थापना अमेरिका के द्वारा की गई थी 1949 में। सैनिक संधि संगठन था नाटो। इस नाटो के साथ साथ सीटो, ये भी साउथ
ईस्ट एशिया के देशों का एक संगठन था। फुल फॉर्म भी साथ के साथ देख लीजिएगा, साउथ ईस्ट एशियन ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सीटो की फुल फॉर्म है। ये भी अमेरिका का एक सैनिक संगठन था और इसकी स्थापना की गई थी 1954 में। वहीं सेंटो, ये भी अमेरिका का सैनिक संगठन था और ये सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन केंद्रीय संधि संगठन था और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। एक साथ अगर हम तीनों को देखें कि नाटो अमेरिका का संगठन, सीटो और सेंटो, ये 3 संधि संगठन बनाए थे अमेरिका ने। पहले की स्थापना 1949 में की थी, 9 एन से 9 हो जाएगा। इसके बाद जो है 1954 में और 55 में, तीनों को एक साथ कर लीजिएगा तो हमें आराम से ध्यान रहेगा। तो नाटो, सीटो और सेंटो, ये 3 संधि संगठन अमेरिका के थे और इनकी स्थापना 49 में, सीटो की 54 में और सेंटो की 55 में। जिस टाइम सेंटो की स्थापना की थी अमेरिका ने, इसी टाइम पर सोवियत संघ ने भी अपना एक संधि संगठन बनाया था 1955 में ही, और इसको नाम दिया गया था वारसा पैक्ट का। वारसा पैक्ट के नाम से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का संबंध अमेरिका से नहीं रहा। हमने अभी बात की नाटो, सीटो, सेंटो, ये तीनों ही अमेरिका के संगठन थे, जबकि वारसा पैक्ट ये अमेरिका का नहीं था। वारसा पैक्ट था सोवियत संघ का संधि संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वारसा संधि कब हुई थी। अब वारसा की संधि, वारसा पैक्ट, एक ही बात है कि दूसरे देशों के साथ संधि करके, सैनिक संधियां करके इस को नाम दिया गया और ये संधि हुई थी 1955 में। वारसा संधि कहें हम इसको, या वारसा पैक्ट जो था ये सोवियत संघ का सैनिक संधि संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि बार्डुंग सम्मेलन कब हुआ था। जहां अमेरिका सैनिक संधियां कर रहा है, सोवियत संघ ने भी वारसा संधि की, उसी टाइम देखा जाए तो इंडोनेशिया का शहर है बार्डुंग, वहां पर एक सम्मेलन किया। एशिया और अफ्रीका के देशों ने आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए, कि हमें भी आपसी सहयोग की ज़रूरत है, तो एशिया और अफ्रीका के देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया के शहर बार्डुंग में एक सम्मेलन किया और ये सम्मेलन भी उसी समय हुआ जब वारसा पैक्ट संधि की गई थी। तो 1955 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है U-2 विमान कांड का संबंध किससे रहा है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये U-2 विमान कांड था क्या। क्या था कि 1960 में अमेरिका के राष्ट्रपति ने शीत युद्ध में जो हालात बने हुए थे, काफ़ी तनातनी दोनों महाशक्तियों के बीच में थी, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोचा कि सोवियत संघ जाएं और इससे दोनों देशों के बीच में कुछ रिश्ते जो हैं वो नरम हो जाएंगे। लेकिन वहाँ जाने से एक दिन पहले ही अमेरिका का जासूसी विमान सोवियत संघ में पकड़ा जाता है और फिर उनकी ये यात्रा भी टल जाती है। यही जो U-2 विमान था, ये वो विमान था जो जासूसी करते हुए सोवियत संघ में पकड़ा गया था, अमेरिका का जासूसी विमान। तो यहाँ पर U-2 विमान कांड का संबंध किससे हो जाएगा, तो इसका संबंध हो जाएगा शीत युद्ध से, क्योंकि इस विमान को पकड़े जाने के बाद शीत युद्ध को और ज़्यादा बढ़ावा मिला था। नेक्स्ट है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था। जर्मनी का विभाजन करके पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी ये बनाए गए थे और बर्लिन की यही दीवार जो लगभग 150 किलोमीटर लंबी खींची गई थी, इसका निर्माण हुआ था 1961 में शुरू हुआ था और 1962 में ये बनकर तैयार हो गई थी। तो निर्माण इसका हुआ 1961 में। इसी दीवार को बाद में गिरा दिया गया और पूरी जर्मनी को एक कर दिया गया। तो यहीं पर हम एक बार इस क्वेश्चन को कर लेते हैं।
1989 में इस दीवार को गिरा दिया गया और फिर से जर्मनी एक हो गया था 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? जहां पर शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, और उसी दौरान जो भी देश आज़ाद हो रहे थे वो नहीं चाहते थे इस पचड़े में पड़ना। खास तौर से जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारत ने सोचा कि हम ना तो अमेरिका के गुट में शामिल होंगे, ना हम सोवियत संघ के गुट में शामिल होंगे। इन दोनों गुटों से हम अलग रहेंगे, और यही अलग रहने की नीति कही जाती है गुट निरपेक्षता की नीति। भारत के साथ साथ कुछ अन्य देश भी इसी के समर्थक रहे। तो फिर हम देखते हैं आइए इसमें क्वेश्चन ये है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कर्नल नासिर ये मिस्र के शासक थे, ये भी चाहते थे कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो मिस्र के शासक कर्नल नासिर, वहीं मार्शल टीटो ये युगोस्लाविया के थे। ये तीनों ही समर्थक थे इस बात के कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, कि ये तीनों ही गुट निरपेक्ष आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या है? सोवियत गुट में शामिल होना? नहीं। अमेरिकी गुट में शामिल होना? ये भी नहीं। दोनों गुटों में शामिल होना भी नहीं। हमारा आंसर होगा किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। यही कहलाएगी हमारी गुट निरपेक्षता की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने का कारण निम्नलिखित में से क्या रहा? क्यों भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया? उसका कारण देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि भारत शांति का समर्थक रहा है। भारत हमेशा युद्धों से दूर रहता है और शांति चाहता है, तो इसीलिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। ये बात बिल्कुल सही है। भारत दोनों गुटों से सहायता चाहता था। ये बात भी सही है, क्योंकि अगर अमेरिकी गुट में शामिल हो जाता तो यहाँ से रूस नाराज हो जाता। अगर रूस के गुट में शामिल हो जाता तो यहाँ अमेरिका नाराज हो जाता, तो हमें अमेरिका से सहायता नहीं ले सकते थे। तो भारत चाहता था कि मैं दोनों गुटों से फ़ायदा लूँ, क्योंकि भारत की स्थिति ऐसी थी कि भारत अभी आज़ाद हुआ था और वो चाहता था अपना विकास करना, इसलिए दोनों गुटों की सहायता चाहता था भारत। ये भी बात सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की इच्छा थी। अब भारत स्वतंत्र हुआ है, वो चाहता था कि मेरी विदेश नीति भी स्वतंत्र हो, मैं विदेशों के साथ जो निर्णय करने हैं वो मैं स्वयं करूं, किसी दूसरे का प्रभाव उसके ऊपर ना हो। ये ऑप्शन भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये तीनों ही बातें सही हैं, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता की नीति का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? यहां हम इसको गुट निरपेक्षता की विशेषता भी कह सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं। यह एक स्वतंत्र विदेश नीति है, बिल्कुल सही है। यह सैनिक संगठनों का विरोध करती है, किसी भी सैनिक संगठन में हम शामिल नहीं होंगे। नेक्स्ट है, यह साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद, जो भारत अंग्रेजों का उपनिवेश रहा, हम साम्राज्यवादी यानी कि दूसरे देशों को अपने अधीन नहीं बनाएंगे। रंगभेद या जातिवाद, इन सब का विरोध करती है, ये बात भी सही है। तो ये तीनों ही विशेषताएं गुट निरपेक्षता की नीति की रही हैं। हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, कि इन्हीं सभी विशेषताओं को देख करके ही भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु अप्रसार संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी? देखिएगा, परमाणु हथियारों का प्रयोग जो इतना खतरनाक हो सकता है वो जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर देख ही चुके थे। तो अब ये चाहते थे देश कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग कम करेंगे और परमाणु हथियार जो बनाने की होड़ लगी हुई है उस पर रोक लगाएंगे, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देंगे। और इस चीज़ को लेकर के एक संधि की जाती है 1 जुलाई 1968 में, और ये संधि थी परमाणु अप्रसार संधि, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेटी, और शॉर्ट फॉर्म में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेटी, एनपीटी इसको कहा जाता है। तो एनपीटी का संबंध किससे है? तो परमाणु अप्रसार से है, और ये संधि हुई थी 1 जुलाई 1968 में। नेक्स्ट है कि 1961 में गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? गुट निरपेक्ष देश जो
पहला सम्मेलन हुआ ये बेलग्रेड में हुआ था। ये फर्स्ट सम्मेलन था गुट निरपेक्ष देशों का। और हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि 5 देशों ने मिलकर सबसे पहले डिसाइड किया था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। और इस पहले सम्मेलन में 25 देश शामिल हुए थे। बेलग्रेड जो है ये युगोस्लाविया की राजधानी है। युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में पहला गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ था। अगर हम वर्तमान की बात करें तो अब तक जो है वो 18 सम्मेलन इसके हो चुके हैं। लास्ट सम्मेलन 2019 में हुआ था। और अब गुट निरपेक्ष देशों की संख्या की बात करें तो 120 सदस्य हैं गुट निरपेक्ष देश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शीत युद्ध का वातावरण निम्नलिखित मृत्युदंड के वातावरण के समान तनावपूर्ण होता है। शीत युद्ध का जो वातावरण है उसके बारे में बताया गया है कि निलंबित मृत्युदंड के समान है, कि जो मृत्युदंड मिलने वाला है और उसकी वेट कर रहे हैं कि कब मृत्यु होगी, वो एक कितना खौफनाक टाइम होता है। और शीत युद्ध ऐसा ही खौफनाक समय था। ये शब्द हैं हमारे प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि शीत युद्ध के दौरान किन देशों में अपार जान और माल की हानि हुई थी। अब जो देश इसमें शामिल थे सभी देशों में अपार जान और माल की हानि तो हुई थी। अफगानिस्तान, वियतनाम, कोरिया, ये सभी देशों में जान माल की हानि हुई। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरी दुनिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। बात करते हैं कि तीसरी दुनिया ये शब्द क्या है। देखिएगा, जो 2 महाशक्तियां थी, अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। अमेरिका के को पहली दुनिया कहा गया। सोवियत संघ इसके बाद दूसरे नंबर पर शक्तिशाली था, इसको दूसरी दुनिया कहा गया। वहीं इन दोनों ही गुटों में शामिल ना होकर के जिन स्वतंत्र देशों ने गुट निरपेक्षता को अपनाया, फिर उन देशों को तीसरी दुनिया के देश कहा गया। तो तीसरी दुनिया का देश हमारा भारत आप कह सकते हो, क्योंकि ना तो वो अमेरिकी गुट में शामिल हुआ ना सोवियत संघ के गुट में शामिल हुआ। तो हमें ये कंसेप्ट यहाँ क्लियर होना चाहिए। अमेरिकी गुट पहली दुनिया, सोवियत संघ ये दूसरी दुनिया, और तीसरी दुनिया है नए स्वतंत्र देश जो गुट निरपेक्षता का जिन्होंने अपनाया। तो तीसरी दुनिया शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया था ये किसने किया था, हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। अल्फ्रेड सीवी ये फ्रांस के एक लेखक थे और इन्होंने ही सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के लेखक अल्फ्रेड सीवी ने तीसरी दुनिया शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। और अगर हम बात करें 1952 इस ईयर में इन्होंने इस शब्द को इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच बनी जो बर्लिन की दीवार थी इसको कब गिराया गया था। स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी, इसको 1961 में बनाया गया था और इसको गिराया गया था फिर 1989 में। इसके बाद जर्मनी एक हो गया था, और जर्मनी का एकीकरण की बात करें तो जर्मनी एक हो गया था फिर अगले साल यानी कि 1990 में। नेक्स्ट है कि शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई। शीत युद्ध जब सोवियत संघ का विभाजन हुआ उसके बाद शीत युद्ध भी खत्म हो गया। तो हम बात करेंगे शीत युद्ध समाप्त हो गया था 1991 में और शुरू हुआ था 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के बीच कौन सा महाद्वीप अखाड़े के रूप में सामने आया। 2 महाशक्तियां, एक तरफ रूस था दूसरी तरफ अमेरिका, और दोनों के बीच में अखाड़े के रूप में इस्तेमाल किया गया था यूरोप महाद्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था। देखिएगा, क्यूबा जो देश है ये अमेरिका के नज़दीक पड़ता है और सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात करवा दी थी ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। और क्यूबा मिसाइल संकट इसी को नाम रखा गया क्यूबा मिसाइल संकट। ये आप कह सकते हैं हुआ था 1962 में। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट आया था, जबकि बर्लिन की दीवार को बनाया गया था 1961 में। तो दोनों ही बातें हमें एक साथ ध्यान रखेंगे, बर्लिन और क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ और भारत के बीच में मित्रता संधि हुई थी और ये मित्रता संधि की गई थी 1971 में कि भारत और सोवियत संघ आपस में मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे।
नेक्स्ट है कि रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी। रूस में साम्यवादी क्रांति 1917 में हुई थी और इसके बाद 15 देशों ने मिलकर के अपना एक संघ बना लिया था जिसको कहा गया सोवियत संघ। तो रूस की साम्यवादी क्रांति हुई थी 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। अभी पीछे हमने बात की थी कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में 1961 में बर्लिन की दीवार को बनाया गया। इस दीवार को 1989 में गिरा दिया गया और इसके अगले साल ही फिर जर्मनी को मिला करके एक कर लिया गया। इसको कहा जाता है जर्मनी का एकीकरण, यानी कि पूर्व 1990 में। ये बात कर चुके हैं कि वार्सा की संधि समाप्त हो गई जब सोवियत संघ का विभाजन ही हो गया। जो सोवियत संघ की हित का तो संधि संगठन था, तो सोवियत संघ का विभाजन जब 1991 में हुआ है तो इसी के साथ साथ ये संधि भी समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में गुट निरपेक्ष संगठन देशों की संख्या कितनी है। 120, और जबकि पहले सम्मेलन में संख्या थी 25। नेक्स्ट है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। अभी हमने बात की भी है, सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में। नेक्स्ट, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो शीत युद्ध चला, इस शीत युद्ध शब्द का ही पहली बार प्रयोग अमेरिका के एक राजनेता थे बर्नार्ड बारूच, इनके द्वारा इस शब्द को प्रयोग किया गया था और ये अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत किस दशक में हुई थी। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जिसमें विकसित देश विकासशील देशों की मदद करेंगे, उनको सुविधाएं देने की कोशिश की जाएगी। तो यही थी नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और इसकी शुरुआत हुई थी 1970 के दशक में। 1970 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत के दशक के रूप में देखा जाता है। थैंक यू।